हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हमने साउंड के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि पिच क्या होता है, तारत्व क्या होता है, लाउडनेस प्रबलता क्या होती है, इन सारी चीज़ों को देखा था। इसके अलावा साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो उनके पहले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है हम आज भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई नॉइस, ध्वनि में और आपका जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस में क्या अंतर होते हैं। नॉइस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपने इको सुना होगा कि भाई ध्वनि कई बार जो है बहुत बार आपके कानों तक वापस आती है, तो ये चीज़ किसके कारण होती है, उस चीज़ को आज समझेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या इस चीज़ से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर यूनिट टाइम। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, जिसको क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़, जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें, नंबर ऑफ साइकिल्स किस चीज़ की, तो यहां पर साइकिल की बात होगी तो कंपन की बात होगी। कंपन का मतलब वाइब्रेशंस, तो साइकिल का मतलब वाइब्रेशन ही है। तो एक सेकेंड के अंदर अगर आपका कितना कंपन हो रहा है, इसकी दर अगर आप नापते हैं तो इसी को क्या कह दिया जाता है, इसी को आवृत्ति कहा जाता है। तो भाई कंपन में होता क्या है, कंपन में कभी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, तो स्प्रिंग को आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो दबा सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। दबाने छोड़ने पर ही क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ को आपने संपीड़ित कर दिया और फिर छोड़ दिया तो उसमें विरलन आ गया। तो प्रति इकाई समय में संपीड़न और विरलन की संख्या ही क्या हो गई, नंबर ऑफ साइकिल्स हो गई। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड क्या हो जाता है, तो इसी को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसी को कहा जाता है आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म्स अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज। जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा को संकुचित करता है और एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है। जैसे आपने बोला, तो बोलने के बाद क्या हुआ, सारी जगह पे जो आपने बोला है वो धीरे धीरे आगे जाएगा। आप चुप हो गए तो यहां पर खाली स्पेस हो जाएगा। फिर आपने बोला, तो इस तरीके से ध्वनि के मतलब आपकी वायु के अंतर्गत ऐसे कुछ क्षेत्र बनेंगे जिसको बोला जाएगा उच्च घनत्व वाला क्षेत्र और कम घनत्व वाला क्षेत्र। तो ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र जो है, इसी को तो क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कंप्रेशन और इसको कहा जाएगा रेयरफैक्शन, इसी को संपीड़न, और ये जो होगा ये विरलन। तो यही तो पूरी चीज है जो पूरा वाइब्रेशन बना रहा है। तो यहां पे बोल रहे हैं जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जब कोई चीज कंपन कर रही है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या बना दे, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बना दे, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा कंप्रेशन, संकोचन, या फिर विरलन। आपका संपीड़न भी आ जाए तो भी शब्द वही सही होगा। तो कंप्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, दो चीजें मैंने आपको कल बताई थी। एक चीज बताई थी मैंने लाउडनेस, और एक चीज बताई थी पिच। तो पिच का मतलब होता है तारत्व और लाउडनेस का मतलब होता है प्रबलता। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो किस चीज पर निर्भर करती है, तो लाउडनेस हमेशा डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच हमेशा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। यही पढ़ा था हमने। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम पर और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, पिच पर। तो यहां पे आपसे पूछ लिया गया कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड किस पे डिपेंड करेगी, तो लाउडनेस हमेशा किस पे, एम्पलीट्यूड पे करेगी, प्रबलता हमेशा आयाम पे करेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक भी पढ़ते हैं। साउंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी हमने, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, हमारा वोकल कॉर्ड कैसे काम करता है, ये चीज़ हमने देख ली थी। एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑस्किलेटरी मोशंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। अब देखिए, कुछ जो साउंड होते हैं वो ऑडिबल के अंदर आते हैं। ऑडिबल मतलब कि जिन ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ ध्वनियाँ होती हैं, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं।
तो कौन सी ध्वनि होती है जिनको हम सुन सकते हैं, हम हमारे से आगे क्या होता है, तो एक डायग्राम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, मानव की एक क्षमता होती है, इस मानव की क्षमता से, ये मानव की क्षमता बताई जाती है कि हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को। तो इसको जो है श्रव्य कहा जाता है, और इससे कम वाली चीज होती है, इसको अपश्रव्य कहा जाता है, और इससे ऊपर वाली चीज को पराश्रव्य कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो जो हमारी क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। इससे कम ध्वनि जो होती है, मतलब बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी के साउंड है, उनको अपश्रव या फिर इंफ्रासोनिक कहा जाता है या इंफ्रासाउंड कहा जाता है, और इससे ज़्यादा वाले को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो भाई कोई भी जो ध्वनि हम सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि होती है, मतलब वो ऑडिबल साउंड होता है, उसी को आप जो है हमारी रेंज कह सकते हैं। ह्यूमन रेंज जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज है। इससे कम वाले को इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक का मतलब अपश्रव हो गया, और इससे ज़्यादा वाले को पराश्रव कह दिया गया। तो यही 3 रेंजेस होती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, इसको तो हम सुन सकते हैं। अगर इसकी बात करें बिलो 20 हर्ट्ज, इसको कौन सुन सकता है, इसको बताया जाता है कि हाथियों के द्वारा सुना जा सकता है, कई तरह के पक्षियों के द्वारा भी ये सुन लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है, तो चमगादड़ जो होते हैं वो इस ध्वनि का प्रयोग करते हैं आपस में। कई बार उनको दिखता भी नहीं है तो भी वो उड़ पाते हैं, वो किसके कारण, तो अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, 2 तरह के जो है आपके पास साउंड्स हो सकते हैं, ध्वनि हो सकते हैं। एक ऑडिबल जिसको श्रव कहा जाएगा, और इनऑडिबल मतलब अश्रव कहा जाएगा। तो अश्रव के अंदर 2 चीजें हो गई, एक जो है आपकी अपश्रव और एक पराश्रव। तो यहां पर हमने यही बोला, साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स, ऐसी ध्वनि जो मानव के कान के द्वारा सुनी जा सके उसको आप श्रव्य ध्वनि कहेंगे। और रेंज क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। और साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, वो अश्रव हो जाएगा। एनी साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन, ऐसा कोई ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 से ज़्यादा हो, उनको इनऑडिबल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया। एक होता है इंफ्रासाउंड, एक होता है अल्ट्रासाउंड। एक तो हम सुन सकते हैं, एक हम जो नहीं सुन सकते, हमसे रेंज कम और हमसे ज़्यादा। तो द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। ऐसी ध्वनि जिसकी 20 हर्ट्ज से कम हो, और 20 हर्ट्ज से कम होने के साथ साथ उसको क्या कहा जाएगा, अपश्रव्य कहा जाएगा। ये पक्षियों के द्वारा अधिकतम सुन लिया जाता है, हाथी के द्वारा भी सुना जाता है। इंफ्रा साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमंस, इनको हम नहीं सुन सकते, ये मानव नहीं सुन सकता। ये एक मेन चीज याद रखेंगे। इसके अलावा एनिमल्स लाइक जिराफ, राइनोसरस, वेल्स यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेशन। कई जानवर जैसे आपका जिराफ होता है, राइनो होता है, ये सारी चीज़ें, वेल मछली होती है, ये सारी चीज़ें इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करती हैं। इंफ्रासाउंड वेव्स आर यूज टू ट्रीट मायोफिया इन किड्स। जो बच्चे होते हैं उनमें मायोफिया जो होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड की बात करें, इसके तो बहुत सारे प्रयोग हैं। ये किससे ज़्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो उसको पराश्रव किरण कहा जाता है, या पराश्रव ध्वनि भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो ये मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता। बैट्स की बात करें, जो चमगादड़ होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ और चमगादड़, ये किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव किरणों का करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, जैसे आइडेंटिफाई एबनॉर्मेलिटी इन द ह्यूमन बॉडी। आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों को सोनोग्राफी के लिए बोला जाता है, तो वो जो होता है उसको यूएसजी बोला जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके वो आपके अंतर्गत कोई भी विकार है तो उनका पता कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बॉडी और कैलकुलेटिंग डिस्टेंस अंडर द वाटर थ्रू सोनार। सोनार जो तकनीक है उसमें भी आप अल्ट्रासाउंड्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 3 रेंज हो गई, एक हो गई अपश्रव, एक हो गई श्रव और एक हो गई पराश्रव। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्वनि का परावर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि का परावर्तन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
कई बार आपने पहाड़ों पर जाकर कभी चिल्लाया हो तो आपकी आवाज़ को वापस लौट कर जो आती है, जो गूंजती है आवाज़ और वापस आती है, उसी चीज़ को इको भी कहा जाता है या ध्वनि का परावर्तन भी कहा जाता है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स दैट अराइव्स द लिसनर विद अ डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। जब आपने बोला उसके बाद कुछ समय रहा और उसके बाद वो आपके कानों में वापस ध्वनि आई, उसको आपने इको या ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 1.1 सेकेंड। हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वो हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड तक उसको जो है महसूस कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो साउंड आ जाए तो उस चीज़ को इको कहा जाता है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी 0.1 सेकेंड। मतलब अगर आपको ध्वनि का ये जो परावर्तन सुनना है तो आपने जो ओरिजिनल साउंड है, जो वास्तविक ध्वनि है और जो आपकी परावर्तित ध्वनि है, उनके बीच में 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। फॉर हियरिंग डिस्टेंट इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स मस्ट बी 17.2 मीटर। मतलब अगर आपको अपनी ध्वनि का ही इको या परावर्तन सुनना है तो आप जिस वस्तु से आपका ध्वनि टकरा कर आ रही है, आपके और उस वस्तु के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, तभी आप इको सुन पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि हम घरों में रहते हैं तो घर में कभी साफ सफाई होने के लिए घर को खाली कर देते हैं तो आवाज़ गूंजने लगती है, लेकिन घर में सब कुछ रहता है तो फिर आवाज़ गूंजती नहीं है, क्योंकि हमारे कपड़े भी ध्वनि को अवशोषित करते हैं, चादरें भी अवशोषित करती हैं, आपकी किताबें भी करती हैं, आपके पर्दे भी करते हैं, तो इनके कारण आपको ध्वनि की गूंज जो है वो नहीं सुनाई देती, इको सुनाई नहीं देता है। तो साउंड मस्ट बी 17.2 मीटर। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर। और ये 17.2 मीटर वाला जो है ये पूरी तरह से तापमान पर भी निर्भर करता है। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर बहुत अत्यधिक वहां पे परावर्तन हो रहा है तो आप कई बार जो है रिफ्लेक्शन इको को सुन सकते हैं, परावर्तन को सुन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है, ध्वनि मतलब प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है कि क्या पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे आपने कि हमेशा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सब एक ही माध्यम में होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट साउंड, द नॉर्मल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वही नियम इसमें भी लागू हो जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन अ साउंड हिट्स अ हार्ड सरफेस, जब किसी ऐसे पदार्थ को जाए और ध्वनि टकराकर वापस आए उसको इको या परावर्तन कहा जाता है। ये मल्टीपल हो सकता है, बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जिससे टकरा रही है उसके बीच में लगभग 17.2 मीटर का अंतर होना चाहिए, तो आप इको आराम से सुन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, ध्वनि की जो चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे रबर के अंदर ध्वनि 60 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, एयर में 40 डिग्री पर 355 मीटर पर सेकंड चलती है, 20 डिग्री पर 343 मीटर पर सेकंड चलती है। लेड शीशा की बात करें तो शीशा में अगर हम बात करेंगे तो 1210 मीटर प्रति सेकंड है। स्वर्ण में ये 3240 मीटर प्रति सेकंड है। कांच के अंदर अगर हम बात करें तो कांच में 4540 मीटर प्रति सेकंड होती है। तांबा की बात करें तो तांबे में ये जो है 4600 मीटर प्रति सेकंड होती है। एल्यूमिनियम में ये 6320 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हर माध्यम में अलग अलग होती है, जैसे जैसे माध्यम बदलते हैं वैसे ध्वनि की चाल भी बदलती है। इसके अलावा अभी मैंने आपको पराश्रव्य किरणें पढ़ाई थी। अब देखिए पराश्रव्य किरणों के बारे में उनका पूछा जाता है इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो मैंने बताया था सोनोग्राफी जो होती है उसमें किया जाता है। तो और भी देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स। देखिए अल्ट्रासाउंड जो पराश्रव्य जो ध्वनि होती है उससे आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर कहाँ क्रैक्स आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना है उसमें कहीं छोटा क्रैक पता करना है तो आप इनका प्रयोग करके पता कर सकते हैं। मेटेलिक कॉम्पोनेंट्स जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इनमें पता कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह को साफ करने में प्रयोग किया जा सकता है जहां पर इंसान नहीं जा सकता, बहुत छोटी चीज को साफ करना है तो उसमें किया जाता है। तो हार्ड टू रीच प्लेसेस फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब को साफ करना है, ऑड शेप पार्ट्स को करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की सफाई करनी है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो है आपका यूज जो है, एक चीज होती है जैसे आपने कभी हार्ट के लिए ईसीजी करवाया होगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन एक और चीज होती है, कई बार डॉक्टर्स
आपके हार्ट के साउंड को सुनकर पता करते हैं कि आपका हार्ट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने कभी एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि चेकिंग होती है, तो उनमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रासाउंड्स का। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट हेल्प्स डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज, जैसे स्टोन को पता करने के लिए गॉल ब्लैडर में है, किडनी में है, ट्यूमर्स को पता करने के लिए किया जाता है। मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी। इसके अलावा मैंने बताया एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मैक नंबर कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें का मतलब कि जैसे सुपरसोनिक कोई जहाज उड़ रहा है, तो उसमें मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर समझ लीजिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट ऑफ अ साउंड इन एयर, हाउएवर कॉल्ड द मैक नंबर ऑफ द बॉडी। इफ द मैक नंबर ऑफ अ बॉडी इज मोर देन 1, इट इज क्लियर दैट द बॉडी हैज सुपरसोनिक स्पीड। समझिए इसको, यहां पे क्या किया जा रहा है कि आपका मैक नंबर का मतलब है आपका स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब ध्वनि का वेग वायु में किससे आपको डिवाइड करना है? वस्तु के वेग से। मतलब कोई वस्तु मान लिया जाए 343 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और ध्वनि भी 343 मीटर प्रति सेकंड पे चलती है, मैंने अभी आपको बताया था 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर ये रेशो कितना आ गया? 1। तो इसको कहा जाता है मैक नंबर। तो कई बार जब बहुत तेज़ी से चलने वाली चीज़ें होती हैं तो उनको मैक में दर्शाया जाता है। तो जितने भी आपके बड़े बड़े जेट प्लेन्स चलते हैं उनकी स्पीड मैक नंबर में बताई जाती है कि इनकी मैक 1 है, मैक 2 है। मतलब कि ध्वनि के वेग से भी ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तेज़ी से चल रहे हैं, तो वो उसको जो है मैक नंबर कह दिया जाता है। तो मैक नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ये हमने देख लिया था। अब जैसे सुपरसोनिक बूम्स की बात करें तो सुपरसोनिक बूम का मतलब क्या होता है? ये आपको कई तरह के ऐसे धमाके से सुनाई देते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका नॉर्मल एयरप्लेन चल रहा है जिसकी ध्वनि से आवाज़ कम है तो उसका इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मैक से तेज हो जाता है तो पर्सन ऑन द ग्राउंड हियर्स अ बूम व्हेन द शॉक वेव्स क्रॉसेस देयर लोकेशन। तो उसी की ध्वनि जब उनके पास आती है तो वो आपकी किससे भी तेज है, ध्वनि से भी तेज है, तो ऐसा धमाका सा सुनाई देता है, उसको सोनिक बूम कहा जाता है। तो सोनिक बूम जनरेट इनॉमरस अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी विच टू द ह्यूमन ईयर कैन रिसेंबल्स अ एक्सप्लोजन। और जब इतना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है कि हमारे कानों तक आने पर ऐसा लगता है कि कोई धमाका हो रहा है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो साउंड्स वेव जो होती हैं जब आपकी स्लोअर होंगी तो वो नॉर्मल हो गई, जब वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो गई तो उसी को सोनिक बूम, मैक नंबर इसके लिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद होती है साउंड इंटेंसिटी, मतलब इसको कहा जाता है ध्वनि की तीव्रता। अलग अलग चीज़ों की तीव्रता होती है तो ध्वनि की भी तीव्रता होती है। तो भाई ध्वनि की तीव्रता कैसे निकाली जाती है इसको ध्यान से समझ लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल्स टू P बाय A। तो देखिए इंटेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी? P अपॉन A के बराबर होगी। अब ये क्या है? तो ये होती है तीव्रता, और P का मतलब क्या है? शक्ति, और A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। देखिए ये P का मतलब पावर, A का मतलब एरिया। अब देखिए कैसे साउंड की इंटेंसिटी निकाली जाती है। वेयर P इज द पावर थ्रू एन एरिया A। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट देख लीजिए तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होता है।
तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया, मतलब एक किसी क्षेत्रफल पर कितना शक्तिशाली वो ध्वनि जाकर टकरा रही है, उस चीज को उसकी इंटेंसिटी कह दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि मेनी साउंड इंटेंसिटी मेजर्स आर रिलेटिव टू अ स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड हियरिंग इंटेंसिटी 10, मतलब एक ऐसा जो है वैल्यू होती है जो अमूमन देखी जाती है वो 10 रखी जाती है। तो हम इतनी इंटेंसिटी के साउंड को आसानी से झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो हमारे लिए कई तरह की हियरिंग लॉस भी देगा। इसके अलावा जो है डेसिबल स्केल इज द मोस्ट कॉमनली, जो साउंड की इंटेंसिटी है मतलब तीव्रता है, इसके लिए एक स्केल इस्तेमाल किया जाता है जिसको डेसिबल स्केल कहा जाता है। इस स्केल के हिसाब से हम बोलते हैं कि कितने डीबी का साउंड हो रहा है, कितना हमारे लिए ठीक है, कितना कम है। तो इस स्केल को भी मैं आगे बताऊंगा। देखिए एक चीज़ होती है नॉइस और एक होता है म्यूज़िक। एक आपका ध्वनि जो है एक तरीके से संगीतमय भी होती है, और एक बहुत ऐसा होता है कि जो हमारे दिमाग को बहुत बेकार लगता है, जैसे जिसको ध्वनि प्रदूषण भी कह दिया जाता है। तो नॉइस एक तरीके का क्या है, जो अच्छा साउंड नहीं है, एक प्लेसेंट साउंड नहीं है, जो हमको अच्छा ना लगे, वो नॉइस है। और म्यूज़िक होता है तो एक जैसे कि भाई कोई चीज़ ठोकी जा रही है, जैसे हथौड़ी चलाना, तो ये क्या नॉइस करेगा, और आप कोई इंस्ट्रूमेंट को एक सही पैटर्न में बजाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो म्यूज़िक कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के साउंड्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे एक स्केल्स देखते हैं हम, इस स्केल के आधार पर हम बताते हैं कि भाई कितना डीबी का साउंड हमारे लिए अच्छा है, किस चीज़ से क्या होता है। जैसे कि हमारे लिए एक लिमिट है कि कोई भी साउंड अगर हम सुन रहे हैं, तो जैसे 30 डीबी तक का साउंड है, तो जब वो 30 डीबी का साउंड अगर हम किसी के कान में फुसफुसा रहे हैं या कोई को सीक्रेटली कुछ बता रहे हैं, तो वो 30 डीबी का साउंड होता है। इसके अलावा आपका 85 डीबी जो है एक ऐसी लिमिट होती है, मतलब आप लगभग 90 डीबी तक का साउंड को जो है नॉर्मल साउंड कहते हैं, उससे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे 88 डीबी की बात करें तो अगर इतना साउंड आप 4 घंटे तक सुनेंगे तो आपका हियरिंग डैमेज हो जाएगा। 91 डीबी का अगर कोई साउंड है, जैसे हेयर ड्रायर, गार्बेज डिस्पोजल, ये 2 घंटे में आपको हियरिंग डैमेज कर सकता है। 94 डीबी ये जो है इलेक्ट्रिक ड्रिल का अगर आप साउंड 1 घंटे तक सुनेंगे तो वो आपको कानों में दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा 97 डीबी ये 30 मिनट तक सुनेंगे तो आपके कानों में दिक्कत दे सकता है। 100 डीबी का साउंड 15 मिनट में आपको परेशान कर सकता है। 115 डीबी 30 सेकंड के अंदर, 120 डीबी 8 सेकंड से भी कम समय लगेगा। 125 डीबी का जो है ये तो आपके कानों में पेन करने लगेगा, जो पटाखे वगैरह फोड़ने को मना भी किया जाता है क्योंकि वो साउंड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कई ऐसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनको वो साउंड जो है परेशान करता है। 140 डीबी का जो है इमीडिएट डेंजर टू हियरिंग होता है कि 140 डीबी से ज़्यादा अगर आप साउंड सुनेंगे तो आपकी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये अलग अलग जो है आपके नॉइस के, ध्वनि के ही अत्यधिक जब होता है तो वो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें कर देता है। तो एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग कैन लीड टू सीरियस हेल्थ, जैसे कि हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया जिसको कहा जाता है, एंजाइटी, मेमोरी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आप कभी पढ़ने बैठे हैं और आपका बहुत ज़्यादा ध्वनि हो रही है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इट कैन लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज। एक्सेसिव नॉइस लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जब ध्वनि बहुत तेज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देती है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को भी कर देती है। इफ साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन 180 डीबी, तो अगर 180 डीबी से ज़्यादा साउंड किसी ने सुना तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। नॉइस पॉल्यूशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो अगर बहुत ज़्यादा नॉइस होगा तो वो डाइजेशन को भी परेशान करेगा, आपका एनिमल्स की भी डेथ के कारण बन जाता है। तो अलग अलग ये चीज़ें जो हैं दी हुई हैं, इनको आप जो है ऐसा बहुत कुछ नहीं है कि जो आप ना समझ पाएँ। तो ऐसे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो सारी चीज़ों पर ये इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन क्या है, तो आप जो है दूर से कोई भी ध्वनि को सुने, फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ को शहरों से दूर रखा जाए, साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाएं, जैसे व्हीकल्स में साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाए, एयरक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों में। और हमें जो है टेलीविज़न, रेडियो और म्यूज़िक सिस्टम को नॉर्मल चलाना चाहिए। यूज़ ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे हॉस्पिटल, रिलीजियस प्लेसेस पर बंद हो। इसके अलावा पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से वो साउंड को कम करते हैं। साउंड प्रूफिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा पेड़ों की जो मैंने बात करी, पीपल हु वर्क्स इन नॉइजी कंडीशंस, उनको जो है ईयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, लोगों में इसकी जो है थोड़ी सी जागरूकता भी फैलाने की बात ज़रूरी है। इसके अलावा आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड में कंपन की आवृत्ति कितनी होती है, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू
1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 60 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 600 वाइब्रेशन, 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन, 10 कंपन, 60 कंपन या प्रति सेकेंड 600 कंपन। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, ध्वनि की प्रबलता को किन इकाइयों में मापा जाता है। तो ये आज के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।